गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MCIT। अपन पढ़ रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो दो टाइप्स है, आइडियल और प्रैक्टिकल ऑप एम्प, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कैसे वर्क करता है, और साथ ही में अपन ने पढ़ा कि ऑप एम्प के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं तीन टाइप के, वो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंशियल कॉन्फ़िगरेशन अपन आज पढ़ने वाले हैं, और उससे पहले अपन ने पढ़ा इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, इनपुट जो भी अप्लाई की जाती है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई की जाती है, और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसके अंदर जो इनपुट अप्लाई करी जाएगी वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई की जाएगी। फाइंड किया था अपन ने, जो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जो गेन आई थी अपने पास वो आई थी -RF/R1, और नॉन इन्वर्टिंग की जो गेन आई थी अपने पास वो आई थी 1 + RF/R1। मतलब जो इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल है उस पर इनपुट अप्लाई करने पर जो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बना था ऑप एम्प का, वो फेज प्रोवाइड कराता है 180 डिग्री का, इसलिए वहाँ पे क्या आता है, माइनस साइन। जो नॉन इन्वर्टिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन था उसके अंदर अपना फेज ना आके उसके अंदर क्या आ जाती है, स्केलिंग आ जाती है। मतलब उसको तुम जिस फेज के अंदर भेजोगे वो उसी फेज के अंदर जाएगी, साथ में क्या करती हुई जाएगी, स्केलिंग। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसका नाम है। मतलब एक चीज़ तो तुम्हें यहाँ से क्लियर हो रही होगी कि डिफरेंशियल है, मतलब अपन को जो आउटपुट फाइंड करना है उसके अंदर क्या आना चाहिए, अपना डिफरेंस आना चाहिए। और डिफरेंस कब आएगा, जब दोनों टर्मिनल्स पे दो अलग अलग इनपुट्स प्रोवाइड कराई जाए, तभी अपन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, डिफरेंशियल ऑप एम्प, differential op amp have two different inputs. Differential op amp have two different inputs at different terminals. Here ये अपना डायग्राम है। इसके अंदर देखो, ये अपना इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये अपना नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V1 वोल्टेज अप्लाइड है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V2 वोल्टेज अप्लाइड है। ग्राउंडेड करा गया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दो पार्ट्स में लेके और फिर उसको ग्राउंडेड किया गया है। ठीक है, मतलब ये जो नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल ग्राउंडेड है, इसकी इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ये यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इस वाले पे। ठीक है, तो हियर V1 is applied at inverting terminal, V1 is applied at inverting terminal and V2 is applied at non-inverting terminal. ठीक है, यहाँ पे अपन अब देखो, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, इस वाले पॉइंट पे जो अपने पास वोल्टेज होएगी, वो वाली वोल्टेज कहाँ पे ट्रांसफ़र होएगी, इस पॉइंट पे। अगर इसको अपन नोड पॉइंट ए मान ले तो इस पॉइंट पे अपनी ये वोल्टेज ट्रांसफ़र होएगी। लेकिन ये जो Vx है, इसकी वैल्यू क्या है वो यहाँ से डिफाइन करेंगे अपन। तो करते हैं, देखो अपन करते हैं फॉर Vx के लिए इस वाले पॉइंट पे I2 आ रही है, इस वाले पॉइंट से I3 जा रही है। तो Vx के लिए अपन क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं पॉइंट B फॉर Vx एट नोड पॉइंट
बी। नोड पॉइंट बी पे आने वाली बराबर जाने वाली, मतलब I2 इक्वल्स टू I3। I2 क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, V2 माइनस Vx बाई R2, और I3 क्या हो जाएगा, Vx माइनस 0 बाई R3। ठीक है, अपन को वैल्यू फाइंड करनी है Vx की, ये V2 बाई R2, Vx बाई R2 प्लस Vx बाई R3। Vx कॉमन ले ले ऊपर से, Vx कॉमन लिया तो 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V2 बाई R2 इक्वल्स टू Vx, R2 R3 एलसीएम ले लिया, R2 R3, R2 है तो R3 आ जाएगा ऊपर, और R3 है तो R2 आ जाएगा। ठीक है, Vx की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए Vx को एक साइड में रख लिया, और अपने पास क्या बच गया, R2 R3 बाई R2 प्लस R3 V2 बाई R2। ठीक है, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो अपने पास Vx की वैल्यू बचेगी वो बचेगी R3 बाई R2 प्लस R3 V2। ये अपनी क्या बच गई, Vx की वैल्यू, ये अपनी Vx की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना है, इस Vx की वैल्यू को ट्रांसफर कराना है कहाँ पे, एट नोड पॉइंट ए, क्योंकि अपन को फाइंड तो क्या करना है, Vx थोड़ी फाइंड करना था अपन को फाइंड तो एक्चुअल में आउटपुट वोल्टेज करना है, मतलब V नोट फाइंड करना है हमें। तो V नोट फाइंड करने के लिए अपन इस Vx की वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे एट नोड पॉइंट ए, और जब नोड पॉइंट ए पर Vx की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एट नोड पॉइंट ए पे देखो, नोड पॉइंट ए के ऊपर क्या हो जाएगा, ये Vx तो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इस पर आने वाली बराबर जाने वाली, मतलब I1 इक्वल्स टू I4, तो I1 क्या हो जाएगी, V1 माइनस Vx बाई R1 एट नोड पॉइंट ए। I1 इक्वल्स टू I4, I1 क्या हो जाएगी अपनी, V1 माइनस Vx बाई R1, और I4 क्या हो जाएगी, Vx माइनस V नोट, Vx माइनस V नोट बाई RF। एक बार फिर से देख लो, जो अपनी I4 है वो क्या हो जाएगी, Vx माइनस V नोट बाई RF। अब देखो फाइंड करनी है अपन को वैल्यू V नोट की, तो यहाँ से V1 बाई R1 माइनस Vx बाई R1, Vx बाई RF माइनस V नोट बाई RF। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, V1 बाई R1 माइनस Vx बाई R1 माइनस Vx बाई RF इक्वल्स टू माइनस V नोट बाई R1। V1 बाई R1 माइनस Vx कॉमन लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई RF इक्वल्स टू माइनस V नोट बाई RF। V नोट की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो V नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस RF। ठीक है, V1 बाई R1 माइनस Vx R प्लस RF बाई R1 RF। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना देखो V नोट क्या हो जाएगा,
माइनस आर एफ है, इसको अंदर ले आए, वी नोट क्या हो जाएगा माइनस आर एफ अपॉन आर वन, माइनस साइन बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई होएगा, आर एफ अपॉन आर वन वी वन, फिर माइनस आर एफ से आर एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर एफ आएगा, इस आर एफ से आर एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर बच रहा है आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, और साथ में यहाँ पे बच रही है वी एक्स की वैल्यू। वी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, आर थ्री अपॉन आर टू प्लस आर थ्री वी टू, आर थ्री अपॉन आर टू प्लस आर थ्री वी टू, ये अपनी किसकी वैल्यू आई थी, वी एक्स की। तो अपना जो वी नोट है वो बन के आ गया माइनस आर एफ अपॉन आर वन वी वन माइनस आर वन प्लस आर टू बाई आर वन आर टू प्लस आर थ्री वी टू, ये अपना क्या बन के आ गया वी नोट। अच्छा, अपन कह रहे थे कि जो अपना ये एम्पलीफायर है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होना चाहिए अपने आउटपुट का, मतलब सॉरी इनपुट का, मतलब अपन एक टर्मिनल पे V1 प्रोवाइड करा रहे हैं, दूसरे टर्मिनल पे V2 प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अपने पास जो फाइनल आउटपुट था वो क्या आना चाहिए, V1 माइनस V2। ऐसा आ तो रहा है अपने पास हल्का हल्का, लेकिन साथ में इसमें क्या आ रही है, स्केलिंग आ रही है। स्केलिंग आ रही है तो अपन क्या करते हैं, एक स्पेशल केस लगा दे, मतलब अपन ने जो ये माने थे यहाँ पे R1, R2, R3, R4, ये अपने मन से माने थे, ये अपने मन से माने थे, तो अपन इसके अंदर एक केस लगा दे, उस केस से क्या हो जाएगा, जो अपने पास ये आ रहा है इसमें हो जाएगी अपने स्केलिंग, मतलब अपन कुछ ऐसा करें कि RF को अपन कर दे R2 में, मतलब RF को चेंज करें R2 में, R3 को चेंज करें R2 में, और R2 को चेंज करें R1 में। ये अपन क्या लगाए, एक स्पेशल केस, वही लगा लेते हैं। एक स्पेशल केस लगाए अपन कि RF को अपन चेंज करें R2 में, R2 को चेंज करें अपन R1 में, और R3 को चेंज करें अपन R2 में, तो क्या अपने पास आउटपुट सेम आता है क्या, मतलब डिफरेंस होके आता है क्या। तो देखो V नोट अपना क्या हो जाएगा, माइनस ऐसे कैसे, RF को किस में चेंज करें अपन R2 में, RF को अपन चेंज कर रहे हैं R2 में, R1 को अपन किस में चेंज कर रहे हैं, मतलब R2 को R1 में कर रहे हैं, तो R1 को R2 में हो गया, रख लो एक बार R2 बाई R1 रख लो, ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, मतलब ये ऐसे मानो इक्वल मानो, R2 को R1 लिखे या R1 को R2 लिखे, तो अपन देखो R1 को क्या लिख दिया, R2 को R1 लिख देते हैं, मतलब मेरी एक बात समझना, RF को अपन R2 लिखे, R2 को अपन R1 लिखे, और R3 को अपन R2 लिखे, मतलब RF, R2 और R1 तीनों, RF, R1 और R3 को अपन किस में चेंज कर दे, R2 में, मतलब ये पूरा R2 बाई R2 कैंसिल, V1 बच जाएगा, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, देखो 2R2 2R1 बाई R1, और ये क्या हो जाएगा R1 बाई 2R1, मतलब सारों को एक में चेंज करना है। रे कहने का मतलब सीधा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि RF इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R3, सबको क्या कर दे अपन, सेम कर दे,
जिसके अंदर तुम्हें जो सफिशिएंट लग रहा है तुम उसके हिसाब से सोल्व करो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो R1 से R1 कैंसिल और 2R1 से 2R1 कैंसिल, मतलब अपना जो फाइनल V नोट आएगा वो क्या आएगा, V1 माइनस V2। क्या अपना डिफरेंस होके आ रहा है क्या, मतलब अपन ने जो दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट इनपुट वोल्टेज अप्लाई करी थी उसका फाइनल जो आंसर अपने पास आ रहा है वो दोनों का डिफरेंस आ रहा है। और यही अपन कहते थे कि डिफरेंशियल के अंदर अपने पास क्या होना चाहिए, जो आउटपुट आए वो क्या होना चाहिए, दोनों मतलब जो भी इनपुट अप्लाइड है उसका डिफरेंस आना चाहिए। तो इसलिए अपना ये अब हैंस प्रूव करता है ये बात को। क्या हो गया, इसको इक्वेशन उसके वेव फॉर्म में देखिए, वेव फॉर्म के अंदर देखो ये कोई V1 वोल्ट से जा रही है और ये कोई V2 वोल्ट से जा रही है। तो जो इनके बीच की इक्वेशन जाएगी वो जाएगी जस्ट 20 से, मतलब इनका डिफरेंस होते हुए जाएगी, ठीक है। V1 और V2 के जस्ट 20 से जाएगी, डिफरेंस होती हुई जाएगी V1 माइनस V2 से। ये अपना हो गया तीसरा कॉन्फ़िगरेशन किसका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब अपन पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एडर और समिंग एम्पलीफायर। जो फर्स्ट अपन टाइप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑप एम्प का, एडर या फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं, समिंग एम्पलीफायर। मतलब इसके अंदर अपन नंबर ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड कराएंगे और इसके अंदर जो फाइनल आउटपुट अपने पास आएगा वो क्या आएगा, जितने इनपुट टर्मिनल्स पे तुमने अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करी है उन सब का क्या होके आएगा, वो सम होके आएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। जैसे इसका डायग्राम अपन बनाए, देखो ये अपना इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। अगर अपन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 कनेक्ट कर दे, R1, R2 और R3 कनेक्ट कर दे और V1, V2 और V3 अप्लाई करा दे, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक अपने फीडबैक रेजिस्टेंस ऐड किया RF, ये V नोट, ठीक है। और जो अपना नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको अपन क्या कर दें, ग्राउंडेड। मतलब अपन ने क्या क्या किया है, हियर वी कनेक्टेड 3 inputs, 3 input voltage V1, V2 and V3 at inverting terminal of op amp, inverting terminal of op amp, where resistance are R1, R2 and R3 respectively, and
final output is and final output is gate at V नोट। और एक और चीज़ अपन ने क्या कर रखी है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंडेड कर रखा है। एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। ठीक है, ये तो अपनी हुई इसकी थ्योरी। अच्छा, एक चीज़ देखना इधर, जो प्रीवियस स्लाइड थी अपनी, उसके अंदर शायद अपन ने प्लस VCC शो नहीं करा। यहाँ ये होएगा प्लस VCC और ये होएगा माइनस VCC। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जितने भी अपने पास टर्मिनल्स अवेलेबल है वो सारे टर्मिनल्स डायग्राम के अंदर शो होने चाहिए, अदरवाइज डायग्राम गलत माना जाता है। इसके अंदर यहाँ पे अपने पास प्लस VCC और यहाँ पे अपने पास माइनस VCC। अब अपने पास देखो एक जो अपना ये है टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, वो ग्राउंडेड है। अगर अपने पास एक टर्मिनल ग्राउंडेड होता है तो अपन कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। तो जब वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगाएंगे मतलब अपन इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की जितनी वोल्टेज है उसको अपन कहाँ पे भेजेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल के नोड पॉइंट ए पर। मतलब इसकी जो वोल्टेज 0 है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, पॉइंट ए पर। अब अपन लेट कंसीडर दैट हियर I1 इज करंट फ्लोइंग, हियर I2 और यहाँ अपनी क्या जा रही है, I3 करंट। ठीक है, सोल इसको जब करना होता है तो कैसे करते हैं, एट नोड पॉइंट ए। नोड पॉइंट ए पे, अच्छा ये I1 I2 I3 हो गई, इसको मान लेते हैं अपन I4। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आने वाली करंट इक्वल्स टू जाने वाली करंट। तो यहाँ से देखो I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है और I4 अपने पास क्या हो रही है, जा रही है। तो मतलब आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट कर दी अपन ने। यहाँ देखो I1 के लिए कैसे सोल्व करोगे तुम, I1 के लिए जब अपन सोल्व करेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, V1 माइनस 0, V1 माइनस 0 बाई R1, V2 माइनस 0 बाई R2, I3 क्या हो जाएगा, V3 माइनस 0 बाई R3, I4 क्या हो जाएगा अपने पास, 0 माइनस V नोट बाई RF। ठीक है, फाइंड अपन को क्या करना है, V नोट। तो अपना ये क्या हो जाएगा, माइनस RF, V1 बाई R1, V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। अरे आवाज़ मत करो, इसके अंदर जाती है। ठीक है, अपना जो फाइनल आउटपुट आ गया वो क्या आ गया, माइनस RF। अच्छा, इसको माइनस RF को जब अपन अंदर ले जाए तो V नोट को ये लिख सकते हैं, चलो माइनस रहने दो, RF अपॉन R1 V1, RF अपॉन R2 V2, RF अपॉन R3 V3। ठीक है, अपन ने कहा था कि जो अपने पास इस समिंग एम्पलीफायर का जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा सारों को, इसके पास जितने भी इनपुट्स है उन सबको सम करके ये आउटपुट में प्रोवाइड कराएगा। तो क्या ऐसा ही हो रहा है क्या, V नोट जो आ रहा है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होके आ रहा है, साथ में स्केलिंग आ रही है RF बाई R1 की, RF बाई R2 और RF बाई R3 की। तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करें, एक केस लगा दें।
स्पेशल केस लगाए एक, और उसके अंदर अपन क्या कर दें, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 RF, सबको अपन क्या मान ले, R। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R बाई आर, R बाई आर, R बाई आर, मतलब जो अपना V नोट है वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब जितने भी अपने पास इनपुट अवेलेबल है उन सारे इनपुट्स का सम करके वो प्रोवाइड करा देगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समिंग एम्पलीफायर। जो इसका एप्लीकेशन था वो अपन ने प्रूव कर लिया है, मतलब अपन ने पहले सर्किट डायग्राम प्लॉट किया, उस सर्किट डायग्राम से अपन ने प्रूव किया जो ये इसका नाम है समिंग एम्पलीफायर, वो सम करके ही प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए इस पर बेस्ट। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। डिजाइन द सर्किट डायग्राम फॉर गिवन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है V नोट इक्वल्स टू माइनस 0.1 V1 प्लस V2 प्लस 10 V3। ठीक है, 0.1 V1 प्लस V2 प्लस 10 V3। इसके लिए अपन को क्या करना है, सर्किट डायग्राम डिजाइन करना है। कैसे करेंगे, देखो according to summing amplifier, we know that according to summing amplifier we know that what we know, V naught equals to minus RF by R1 V1, RF by R2 V2 प्लस RF बाई R3 V3। ठीक है, और गिवन क्या है अपन को, V नोट इक्वल्स टू माइनस 0.1 V1 प्लस V2 प्लस 10 V3। इसको अगर इक्वेशन 1 बोले और इसको अगर इक्वेशन 2 बोले तो दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन एंड 1 2 अगर अपन कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, RF बाई R1 की वैल्यू है अपने पास 0.1, RF बाई R2 की वैल्यू है अपने पास 1 और RF बाई R3 की वैल्यू है अपने पास 10। ऐसा ही है, RF बाई R1 की वैल्यू 0.1, RF बाई R2 की वैल्यू 1 और RF बाई R3 की वैल्यू 10। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, R1 इक्वल्स टू 1 बाई 0.1 RF, मतलब R1 इक्वल्स टू क्या हो गया 10 RF, R1 इक्वल्स टू 10 RF। यहाँ से RF इक्वल्स टू R2 और यहाँ से R3 क्या हो जाएगा RF बाई 10, तो R3 अपना क्या हो गया 0.1 RF। मतलब अपन R1, R2 और R3 की अपन यहाँ से वैल्यू डिफाइन कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ RF। अब अपन को क्या करना है, सर्किट डायग्राम प्लॉट करना है। तो सर्किट डायग्राम प्लॉट करने के लिए देखो क्या करना है, 3 इनपुट वोल्टेज है V1, V2, V3, तीनों सम के अंदर है। समिंग एम्पलीफायर का अपन सर्किट डायग्राम पढ़ के आ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होएगा अपना ये
ये प्लस वी सेचुरेशन, ये माइनस वी सेचुरेशन, ये माइनस, ये प्लस, ये वी नोट, यहाँ से क्या कनेक्ट होएगा, आर एफ। अब अपने पास 3 एक कनेक्शन के अंदर है, ये V1, V2 और V3, ठीक है। जो अपना R1 आया था वो कितना आया था, इसके अंदर ये क्या होएगा, ग्राउंडेड। R1 आया अपने पास 10 RF, R2 अपने पास आया RF और R3 अपने पास आया 0.1 RF। ये अपना सर्किट डायग्राम हो गया किसका, जो अपन को क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन का, ठीक है। इन चीज़ों को समझने में तुम्हें कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो तुम पूछ सकते हो। एडर किया, एडर के अंदर क्या होता है, मतलब ये ऐड करके प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो अपन पढ़ते हैं, क्या है, मतलब ऑप-एम्प का पहला समिंग वाला था, अब दूसरा वाला अपन किसका पढ़ेंगे, इंटीग्रेटर का। मतलब ऑप-एम्प एज एन इंटीग्रेटर। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जैसे समिंग वाला पढ़ रहे थे तो समिंग के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था अपने पास कि ये क्या करके देता है, अपने पास जो भी इनपुट होती है उसका सम करके देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होएगा, जो भी अपन इनपुट देंगे उसका ये क्या करके देगा, इंटीग्रेशन करके देगा। इसका जो डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है VI, ठीक है। अपन सारे इन्वर्टिंग वाले ही पढ़ रहे हैं, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही अपन इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। ये V नोट, ये माइनस प्लस, यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह क्या जुड़ा हुआ होता है, कैपेसिटर, ठीक है। मीन्स अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताऊं तुम्हें, RIL, RIL से याद करोगे तुम इसको। R का मतलब रेजिस्टेंस पहले, I का मतलब इंटीग्रेटर और L का मतलब होता है लो पास फिल्टर, जो कि आगे पढ़ेंगे अपन, पास फिल्टर पढ़ेंगे, फिल्टर्स पढ़ेंगे जब ऑप-एम्प के, ठीक है। और एक दूसरा आएगा तुम्हारे पास CDH, C मतलब कैपेसिटर पहले, D मतलब डिफ्रेंशिएशन और H का मतलब हाई पास फिल्टर। ये इसको याद करने का तरीका है। ठीक है। इन दिस सर्किट a capacitor is connected at feedback of op-amp, ठीक है। A capacitor is connected at feedback of op-amp and input voltage is applied at inverting terminal,
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज जो भी अपन को ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए थ्योरी लिखनी है वो पूरी थ्योरी अपन कहाँ से लिखते हैं, इसके डायग्राम से। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, वही जो सेम प्रोसेस करते हैं, इसको पॉइंट ए मानेंगे, एक ग्राउंडेड है तो ग्राउंडेड है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वोल्टेज ए पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब ये ज़ीरो है तो ए पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। फिर अपन क्या करते हैं, एट नोड पॉइंट ए, एट नोड पॉइंट ए, यहाँ पे अपन करंट मान ले I1 और यहाँ पे करंट मान ले I2। ठीक है, तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, मतलब I1 इक्वल्स टू I2। I1 क्या हो जाएगा, VI माइनस ज़ीरो बाई RI लिख लो इसको चाहे, और I2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस, अच्छा, अपना देखो Q क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV, तो dQ बाई dt क्या हो जाएगा अपना, C dV बाई dt। कैपेसिटर के लिए चार्ज होता है CV, तो करंट कितनी हो जाएगी, मतलब dQ बाई dt, करंट क्या होती है, I dQ बाई dt, तो ये क्या हो जाएगी, C dV बाई dt। अच्छा, इसके लिए I लिखेंगे अपन C dV बाई dt। V क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज, मतलब इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज, वही कंडीशन इसके अंदर आएगी। तो C d बाई डी टी, इनिशियल है अपने पास ज़ीरो और फाइनल है V नोट, ऐसा ही है। इनिशियल है अपने पास ज़ीरो और फाइनल है अपने पास V नोट। तो अपना VI बाई RI C माइनस DV नोट बाई DT बच जाएगा। ठीक है, DV नोट बाई DT इक्वल्स टू माइनस VI बाई RIC। अपन को फाइंड क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इधर DV नोट रख ले और ये क्या हो जाएगा, माइनस VI बाई RIC, अच्छा VI dt, इंटीग्रेशन करोगे V नोट क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई RIC VI dt। अपने पास जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज है वो क्या बच के आएगी, माइनस 1 बाई RC VI dt। ठीक है, माइनस 1 बाई RC VI dt। अब देखो यहाँ इस इक्वेशन से अपने पास क्या क्लियर हो के आ रहा है, सो इट इज क्लियर दैट the output voltage of an op-amp using capacitor is equal to integration of its input voltage। ठीक है, इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल आ रही है, अपनी इनपुट वोल्टेज के इक्वल।
और नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो अपन पढ़ते हैं ऑप एम्प एज एन डिफरेंशिएटर। इसका जो डायग्राम होता है अपने पास, अपन ने क्या बताया था कि इसको याद करने की ट्रिक होती है CDH, मतलब कैपेसिटर पहले, रेजिस्टेंस बाद में, ठीक है। ये वोल्टेज इनपुट और ये टर्मिनल ग्राउंडेड, ये प्लस VCC माइनस VCC और ये अपना आउटपुट वोल्टेज। जो इसका सर्किट डायग्राम होता है वो अपना होता है इस तरीके से, ठीक है। इसके लिए जब अपन सोल्व करेंगे, अच्छा इसकी थ्योरी के अंदर अपन क्या लिखेंगे, ए कैपेसिटर इज एडेड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प एंड ए फीडबैक इज अप्लाइड एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है, ये नोड पॉइंट ए मान लेते हैं, तो वोल्टेज कितनी शिफ्ट हो जाएगी, 0। जब इसको सोल्व करोगे एट नोड पॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर की करंट अपन इसको I1 मान ले और इसको I2 मान ले, तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास I2। I1 क्या लिखेंगे, कैपेसिटर की करंट, मतलब CdV/dt, और V इसका क्या लिखेंगे, VI माइनस 0, और I2 क्या हो जाएगा 0 माइनस V0/RF, ठीक है। ये क्या हो जाएगा CdVI/dt इक्वल्स टू माइनस V0/RF, तो अपना V0 क्या हो जाएगा RFC dVI/dt। जब ये एज एन डिफरेंशिएटर वर्क करेगा तो इसकी जो इनपुट वोल्टेज थी उसका डिफरेंशिएट होके हमें किस में मिलेगा, आउटपुट के अंदर। So it is clear that the output of a differentiator op amp is differentiation of इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एंड डिफरेंशिएटर। इसकी थ्योरी भी लिख देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, बट ये लिखनी है शुरू में, इन स्टार्टिंग, ठीक है, इस टॉपिक के शुरू में। इफ वी यूज एन ऑप एम्प एज ए differentiator, then a capacitor is connected at inverting terminal and non-inverting terminal is grounded, ठीक है। और it will provide the output
एज एन इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। कहाँ चला गया ये, पता नहीं कहाँ गया। तो ये ख़त्म होता है अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। अपन ने पढ़े क्या क्या, तीन, शायद अपन ने तीन इसके एप्लीकेशंस पढ़े। पहला इसका समिंग वाला, दूसरा लॉग्स, दूसरा अपन ने पढ़ा इंटीग्रेशन का, और तीसरा अपन ने पढ़ा डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लॉग का और एंटी लॉग का। उसी के साथ में अपन पढ़ेंगे लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। ठीक है, थैंक यू।